Good morning, students. Suprabhat सभी को. As we are already aware that we are reading chapter first of your civics book, that is what is democracy and why democracy. So in this chapter we have already learned many things regarding democracy. What are the main features of democracy? What are the merits of democracy? What are the demerits of democracy? And why do we need a democratic government and a democratic country so that we can promote the rights of people, we can ensure equality, justice, we can ensure a fair development, and many other benefits of democracy we have discussed. So today we have reached the fourth part of our chapter of our learning and this is the last part. तो हम डेमोक्रेसी हमें क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरत है डेमोक्रेसी की और डेमोक्रेसी क्या होती है, ये बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से देख ली हैं. अब हम चौथे भाग पर पहुंच गए हैं अपने पार्ट के. तो आइए फर्दर डिस्कशन करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में. सो ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी. अभी तक हमने अपने चैप्टर में अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे लाइफ के या गवर्नेंस के या गवर्नमेंट के. अलग अलग देशों में कैसे कुछ लोगों ने डिक्टेटरशिप करके कहीं पर कंट्रोल कर दिया है स्थापित, कहीं पे कुछ लोगों ने मीडिया पे सेंसरशिप लगा दी है, कहीं पे फ्रॉड प्रैक्टिसेस करके इलेक्शंस को जीता जा रहा है. ठीक है, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है. तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि हमने डेमोक्रेसी की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग और क्लियर व्यूज़ जानने की कोशिश की कि सिर्फ सिंबॉलिकली ये दिखाना कि हाँ डेमोक्रेसी है और आप बहुत सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर रहे हो, आप अगर सत्ता में है आपका कोई अपोज कर रहा है तो आप उसको अपोज नहीं करने दे रहे हो, अलग अलग मीन्स से उसके अपोजिशन को, उसके विरोध को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इलेक्शंस जब भी हो रहे हैं आप हमेशा जीत रहे हैं और आप ये दिखा रहे हैं कि लोगों का विल आप में है, परंतु आप कुछ फ्रॉड प्रैक्टिसेस, कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो और तब आप इलेक्शंस जीत रहे हो. तो इन दोनों चीज़ों में एक फेयर तरीके से रियल सेंस में इलेक्शन जीतना और अनफेयर मीन्स का यूज़ करके मैनिपुलेट करके दिखाना कि ये फेयर हुआ है सब कुछ, तो इन सारे सिचुएशंस में बहुत फ़र्क है. उसके अलावा हमने ये जाना कि डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट के सेंस में ही नहीं होती है. डेमोक्रेसी एक लार्जर सेंस में भी है जिसमें आपने अलाउ करना है सभी को कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकें, और अगर वो आपके ओपिनियन से अग्री नहीं है तो वो अपना विरोध भी दर्ज करा सकें कि हम ये सोचते हैं. तो डेमोक्रेटिक सेटअप इट अलाउज एवरीबडी टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फर्स्ट. अनदर, it also allows people to express their opposition. वो अपना विरोध भी जता सकें कि इस चीज़ से हम अग्री नहीं है या हमारे को ये समस्याएं हैं. तो फ्री सब डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है एक फ्री व्यू एक्सप्रेस करना. लोग अपनी समस्याएं बता सकें हर समय, उनके पास ऐसे मैकेनिज्म्स हों कि वो हाईएस्ट फोरम तक अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जा सकें, विरोध कर सकें. अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं है, कोई डिपार्टमेंट पसंद नहीं है, कोई लॉ जो नया आया है वो पसंद नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज़ डेमोक्रेसी में व्हाट द पीपल डोंट लाइक, इट कैन बी अ कम्युनिटी, इट कैन बी डिफरेंट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट्स, इट कैन बी पीपल बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक जेंडर एसेट्रा. तो आज़ादी बोलने की, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने की, ठीक है, ये हमारे परिवार में भी हो सकता है. हमारे पे ज़्यादातर चीज़ें इम्पोज कर दी जाती हैं ऐसा हमको लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपकी राय सुनी जानी चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राय सुनने का मतलब है आपके जो मन की चीज़ें हैं वो की जाएं, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में हर एक के मन की चीज़ें तो नहीं की जा सकती. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो व्हाट इज़ पॉसिबल, यू मस्ट रजिस्टर एवरीबडीज ओपिनियन एंड फ्री ओपिनियन एंड द ऑपोजिशन ऑफ द लीडर्स ऑल्सो. जो उनका विरोध है उसको भी जताने का मौका, हाईएस्ट फोरम तक ले जाने का एक मैकेनिज्म लोगों के पास होना चाहिए. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो डेमोक्रेसी में, हमने बहुत सारे फीचर्स पढ़ लिए हैं पर जो उसका रियल क्रक्स या सेंस है उसमें ये कि आज़ादी है एक तो बोलने की, विरोध करने की, और दूसरा जो चीज़ें आपने कर दी हैं, जो डिसीजन आपने ले लिए हैं सिटीजन्स, किसी को वोट करके कहीं पे
जिताया है या जिसको वोट करके हराया है, अगर आपको लग रहा है कि जो आपने डिसीजन लिया है वो डिसीजन किसी भी मैनर में ठीक नहीं है, तो आपको अपनी ही जो गलती है, जो सो कॉल्ड गलती है, यानी कि जो अचीवमेंट या एक्सपेक्टेशंस आपकी थी वो नहीं हो पा रही हैं, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो डेमोक्रेसी एक मैकेनिज्म देती है उन चीज़ों को बदलने का। अगले इलेक्शन में आप वोट आउट कर सकते हैं उन लोगों को जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है। या फिर इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, आप विरोध जता सकते हैं उस सरकार के दौरान भी जिससे आप खुश नहीं हैं। तो ब्रॉडर मीनिंग्स में हमने ये देखना है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नेंस या गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ी, एक वास्ट टर्म है जिसको हमने अपने इंस्टीट्यूशंस, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारे कोर्ट्स हैं, जैसे हमारे इलेक्शन कमीशन है, जैसे हमारे और गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ब्लॉक ऑफिसेज हैं, हमारा स्कूल है, हमारी फैमिली है, ठीक है, हमारी और कोई मीटिंग्स हैं, हम किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, इन सभी में जब हम डेमोक्रेसी ला देंगे रूट्स तक, यानी कि निचले स्तर तक, और जो सो कॉल्ड लोअर स्ट्रेटा है हमारी सोसाइटी का, उन तक जब हम डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सेटअप, मेंटल सेटअप ला देंगे, तो हम तब मानेंगे कि डेमोक्रेसी एक रियल सेंस में डेमोक्रेसी है। सो इन आवर कंट्री वी हैव अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि इट इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। एक बहुत बड़े देश में, जैसे कि हमारा देश फॉर एग्जांपल, जिस पे इतनी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है और इतने डाइवर्स ऑक्यूपेशंस हैं कि व्यक्तियों को एक जगह पर इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, उनके साथ डिस्कशन करना और उसमें से एक डिसीजन निकालना, एक कंसोलिडेटेड, एक जिसको ज़्यादातर लोग मानते हों, एक ऐसा डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल काम है। फिजिकली इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। और हर छोटे छोटे निर्णय के लिए सरकार में हर रोज़ कई निर्णय होते हैं, बड़े और छोटे। तो क्या उन सभी कामों के लिए अगर हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनेंगे तो उन सभी कामों के लिए हम लोगों को इकट्ठा करेंगे एक जगह पे? आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल। सो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। एक और रीज़न है, इवन इफ इट इज़ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल भी कर दें हम कि हम हर दूसरे दिन या हर रोज़ लोगों की एक मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, उसके लिए कलेक्टिव डिसीजन ले रहे हैं, तो दे मे नॉट हैव द टाइम। अगर आप इकट्ठा करने की क्षमता भी रखते हैं तो क्या पता लोगों के पास टाइम ना हो, है ना, उनको अपना काम करना है। बहुत सारे लोग हर रोज़ कुछ ना कुछ, बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति हर रोज़ कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहा है, कहीं ना कहीं अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहा है जिससे वो अर्निंग कर रहा है। तो उसके पास क्या पता टाइम ना हो, क्या पता उसका डिज़ायर ही ना हो, भाई उसका मन नहीं कर रहा है ऐसे किसी मीटिंग में जाने का या भाग लेने का, या फिर उसके पास रिक्वायर्ड स्किल ही ना हो, क्या पता उसके पास नॉलेज ही ना हो, वो जो निर्णय उन्होंने लेने हैं उसके बारे में उनको ज़्यादा जानकारी ही ना हो, तो फिर वो अपने क्या व्यूज़ एक्सप्रेस करेंगे। सो ऐसा करना, यानी कि फिजिकली सबको इकट्ठा करना हर छोटे छोटे निर्णय के लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये पॉसिबल भी हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो सर्कमस्टेंसेस हैं या स्किल्स हैं वो हमें अलाउ करती हों कि हम ऐसा कुछ सेटअप कर सके। तो इसीलिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि हम अपने में से एक व्यक्ति को चुन दें जिस पे हमारा विश्वास हो, जो हमारी समस्याएं, हमारी प्रॉब्लम्स को लेके जाएगा हाईएस्ट फोरम तक, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट तक, और वहाँ पे हमारी समस्याओं को रिजॉल्व कराने के लिए स्टेप्स की गारंटी लेगा, हमें प्रोमिस करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम अपना रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि कहते हैं, और हमारे देश में यही सिस्टम है, रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं, ठीक है, देश की सरकार के लिए, यानी कि पार्लियामेंट के लिए, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और उसके अलावा लोकल बॉडीज़ के लिए। जैसे आपने अपने यहाँ पे नगर पंचायत के लिए रिप्रेजेंटेटिव चुना हुआ है, उसके बाद आपने एमएलए चुना हुआ है, और उसके बाद आपने एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चुना हुआ है। तो इस प्रकार से हम अपने देश में रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और भी डेमोक्रेसीज में रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पर डिस्कशंस में पार्ट लेते हैं, डिबेट्स में पार्ट लेते हैं, समस्याओं को रेज करते हैं, और उसके बाद एक कलेक्टिव निर्णय लिया जाता है। सो मूविंग फर्दर, here you can see
a child asking something in his or her family. So what is happening here, democracy in different organization, institutions and in daily life. तो डेमोक्रेसी को हमें सिर्फ सरकार से ही नहीं समझना है, जो हमारी डेली लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे ऑफिसेज हैं, उन सभी में डेमोक्रेसी की जो भावना है, यानी कि यू मस्ट अलाउ एवरीबडी टू स्पीक, गिव, एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, रजिस्टर हिज ऑपोजिशन विद योर व्यूज़ एंड करेक्ट हिज ओन मिस्टेक्स, ये सब चीज़ें जब होंगी कहीं पर भी, जब आपके ओपिनियन फ्री होगा, तो आप you will think in a different manner and your dignity to yourself to the other people around you who are involved in that decision will increase. Is democracy able to create an ideal situation and resolve all problems? तो एक important सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, important question हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि क्या डेमोक्रेसी एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट कर पा रही है और क्या लोगों की समस्याओं को रिजॉल्व कर पा रही है डेमोक्रेसी। तो एक आइडियल सिचुएशन का मतलब है, एक आइडियल हम कुछ भी मान सकते हैं, आइडियल जैसे कि कहीं पर भी गरीबी ना हो, कोई भी बेरोजगारी ना हो, हर एक के पास रहने के लिए घर हो, हर एक को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले, इलेक्ट्रिक सप्लाई उसके पास जा रही है, ठीक है, एडिक्वेट अमाउंट में फूड मिले, उसकी जो बच्चे हैं या खुद को अच्छी एजुकेशन मिले, तो क्राइम ना हो, इक्वालिटी हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो बहुत सारी परिस्थितियां या बहुत सारी समस्याएं आप कह सकते हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं हमारे समाज में या हमारी लाइफ में। क्या उसके लिए आइडियल सिचुएशन क्रिएट, यानी कि वो सब समस्याएं दूर करने के लिए परिस्थितियां क्रिएट करती है डेमोक्रेसी, और क्या हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाती है? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाई है अभी तक, परंतु अगर आप पिछले 70 साल की हिस्ट्री देखें हमारे देश की, और या फिर किसी और देश की जहां पर डेमोक्रेटिक स्टैब्लिशमेंट हुआ है, तो वहां पे आप देखेंगे कि ये डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट एबल टू क्रिएट आइडियल सिचुएशंस, बट दे आर एबल टू इम्प्रूव द सिचुएशन कंटिन्यूसली। पर वो परिस्थितियों को सुधार रही हैं धीरे धीरे, और आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसी और गवर्नमेंट के फॉर्म से, तो वहाँ पे तो बेसिक चीज़ों के लिए आप बोल ही नहीं सकते हैं। जब आप बोल ही नहीं पाएंगे तो आपकी समस्याएं कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक समस्याएं कोई सुनेगा नहीं, उनको रियलाइज़ नहीं करेगा कि हाँ भाई वो समस्याएं हैं भी, तो उनको सॉल्व करने की बात तो बहुत दूर की है। तो हम ये कह सकते हैं कि हालांकि डेमोक्रेसी ने सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं किया है, परंतु डेमोक्रेसी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कम किया है और बहुत सारी परिस्थितियां इम्प्रूव की हैं हज़ारों लाखों लोगों के लिए, और ये निरंतर उस दिशा में बढ़ रही है कि एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट हो और सभी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हों। आगे हम बात करेंगे ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी में। एक क्लासरूम की भी हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वी आर अ डेमोक्रेटिक फैमिली। आपकी बुक में स्टेटमेंट दी हुई है कि हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली हैं और मेरा ओपिनियन उतना ही मैटर करता है जितना मेरे फादर का। तो ऐसी एक फैमिली जिसमें सपोज करते हैं फैमिली मेंबर्स हैं 4, 5, 6 और एनी नंबर यू कैन इमेजिन, तो उसके बाद उस फैमिली में कोई भी निर्णय या कोई भी समस्या आती है या कोई भी सिचुएशन आती है, तो वहाँ पे अगर डिस्कशन हो रहा है, सभी को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का मौका मिल रहा है, उसके बाद वो एक डिसीजन ले रहे हैं बेस्ड ऑन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो आप बोलेंगे कि ये एक डेमोक्रेटिक फैमिली है। अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति अपनी बातें इम्पोज करता जा रहा है तो वो डेमोक्रेटिक फैमिली नहीं है। दूसरी परिस्थिति, आई लाइक टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। तो डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट के जो टीचर्स होते हैं जिनमें डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट है, उनको स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे अलाउ यू टू आस्क योर डाउट्स और गिव योर सजेशंस। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट क्लास में क्या हुआ कि जो भी आपके मन में दुविधा है, जो भी आपके मन में विचार हैं, जो भी आपके मन में सुझाव हैं, या जो भी आपके मन में जानकारी है, आपको एक एक करके ये मौका मिले कि आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाएँ किसी इशू पर, किसी टॉपिक पर, या अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर पाएँ। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी क्लास एक डेमोक्रेटिक क्लास है, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक क्लास। उसके बाद अगली बात करेंगे, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी।
अगर एक व्यक्ति और उसके परिवार के लोग ही किसी पार्टी में सभी चीज़ों का निर्णय ले रहे हैं तो फिर क्या आप उसको डेमोक्रेटिक पार्टी कहेंगे? आई डोंट थिंक आप कहेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि जितने भी उसमें मेंबर्स हैं, जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं, उन सभी को किसी ना किसी तरीके से मौका मिले उस मैकेनिज्म में पार्ट लेने का और उनके भी व्यूज़ सुने जा सकें, क्योंकि उनके भी व्यूज़ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। अगर ना भी हो कंस्ट्रक्टिव तब भी व्यूज़ सुनना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज इट गिव्स अ चांस to everybody to express his opinion, to have his share in power sharing। तो पावर शेयरिंग में अपना हिस्सा भी कैसे मिलेगा जब तक डेमोक्रेसी आप लाएंगे नहीं। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें एक व्यक्ति या उसके फैमिली मेंबर्स ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं, उसको आप किसी भी तरीके से किसी भी बेस पर डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं कह सकते हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे हमने कंक्लूजन की, यानी कि ब्रॉडर मीनिंग में हमने क्या डिस्कशन या क्या जानने की कोशिश किया। अभी तक हमने इस चैप्टर में जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हमने क्या जानने की कोशिश की, दैट डेमोक्रेसी रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में मजबूती दी जाती है, बल दिया जाता है किस चीज़ पर, कि जो डेमोक्रेटिक तरीके से निर्णय लेने के जो तरीके हैं, जो फॉर्म्स हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेने की जो सिस्टम बनाया हुआ है उसको और मजबूत करना। क्योंकि जैसे जैसे आप उसको मजबूत करेंगे वैसे ही आप ज़्यादातर लोगों को उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। जब ज़्यादा लोग उसमें इंक्लूड होंगे तो ज़्यादा लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनने मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनने को मिलेंगी। अब जब ये सारी परिस्थितियां हो जाएंगी तो एक अच्छा निर्णय लेने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। और जब आप किसी एक व्यक्ति पर निर्णय लेने की बात छोड़ देंगे और सिर्फ वही निर्णय लेगा, बाकी सभी के व्यूज़ को इग्नोर कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, तो फिर गलत डिसीजन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गलत और सही क्या है? गलत वो जो लोगों ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है उनके भले का काम नहीं हो रहा है, यानी कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, सो दैट इज़ अ बैड डिसीजन इन द व्यू ऑफ द पीपल। एंड अ गुड डिसीजन इज वेयर everybody is taken care of in some or the other way, that is a good decision। The fate of the country depends not just on what the rulers do but mainly on what we as citizens do। तो देश का जो भविष्य है या देश का जो ओपिनियन है वो इस चीज़ पर, या देश का जो विकास है या देश की जो समस्याओं का रेजोल्यूशन है, ठीक है, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि लीडर्स क्या कर रहे हैं। द लीडर्स विल डू व्हाट दे थिंक इज राइट। लीडर्स वो काम करेंगे जो उनको लग रहा है कि वो सही है। पर एज सिटीजन्स हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं गलत चीज़ों के खिलाफ या गलत निर्णयों के खिलाफ? हम अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं या उठा रहे हैं, उठाने के इच्छुक हैं या नहीं है? ठीक है, उसके अलावा अगर कोई गलत फैसले कर रहा है और आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं उससे, तो क्या आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पा रहे हैं? क्या आप अपने वोट की पावर से उसको जवाब दे पा रहे हैं? ठीक है, क्या आप पब्लिक फोरम्स में हिम्मत रख रहे हैं कि आप उसको अपोज करें? तो जब तक आप एज सिटीजन्स एक्ट नहीं करेंगे उन सभी गलत चीज़ों के खिलाफ, उस सभी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, अनजस्टिस के खिलाफ, जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई और जादू करेगा आपके लिए और एक डेमोक्रेटिक सेटअप को इस्टेब्लिश कर देगा, जो कि एक आइडियल है जहां पर बहुत अच्छे निर्णय हो रहे हैं। तो बहुत अच्छे निर्णय लोग जो रूलर्स हैं वो लें, इसके लिए आपको कॉन्टिन्यूसली एज सिटीजन्स अवेयर रहना है। एज सिटीजन्स अपने जो आवाज़ है, ओपिनियन है, उसको एक्सप्रेस करना है डिफरेंट फोरम्स पे, ठीक है। बट ऑल दिस शुड बी इन अ पीसफुल manner, not in a violent manner। It is very important to understand here that you can never express your opinion in a violent manner, that will worsen the situation। तो हमें एज सिटीजन्स हमेशा अवेयर रहना है, हमेशा जागरूक रहना है, हमेशा अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते रहना है, सपोर्ट में भी किसी निर्णय के और विरोध में भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। कुछ इंटेक्स्ट एक क्वेश्चन दिए हुए हैं बेस्ड ऑन अ कार्टून स्ट्रिप। पहले इस कार्टून स्ट्रिप को देखते हैं ध्यान से, ये क्या बताना चाहती है। 50 ग्लोरियस ईयर्स, ये आर के लक्ष्मण द्वारा बनाया गया एक कार्टून है। तो आर के लक्ष्मण बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट थे, हु इज नॉट एनी मोर विद अस। सो 50 ग्लोरियस ईयर्स द न्यूज़पेपर इज सेइंग, ऊपर क्या है,
पहली बात तो एक आम आदमी बैठा है, ठीक है, उसके हाथ में एक ट्राइकलर फ्लैग भी है। तो क्या हो रहा है देखिए, टीवी में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। उससे पहले ऊपर की इमेजेस की बात करें, इमेजेस आ रही हैं बहुत सारी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, उसके अलावा इंदिरा गांधी की, फिर राजीव गांधी की, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो बहुत सारी इमेजेस यहाँ पर आ रही हैं। हमारे पूर्व जो लीडर्स हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत अलग अलग डिसीजंस लिए, इनकी इमेजेस हैं। तो ये इमेजेस के आधार पे एक क्वेश्चन है। दिस इज अ फेमस कार्टून बाय आर के लक्ष्मण। हाउ मेनी इमेजेस ऑन द वॉल डू यू रिकॉग्नाइज? सो many of you might recognize many of the images and many of you might also not recognize even one image. तो कौन कौन सी इमेज को आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, पहला सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, डू मेनी कॉमन पीपल फील द सेम वे द कॉमन मैन इन दिस कार्टून डज? तो क्या सभी कॉमन मैन या आम आदमी लगभग इसी तरीके से सोचते हैं जैसे वो फील कर रहा है या सोच रहा है? तो देखिए, इसमें जो सटायर है, यानी कि इसमें जो आलोचना है डेमोक्रेसी की, उसमें देखिए ऊपर क्या हो रहा है, यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, ये हमने अचीव कर दिया है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये हमने अचीव कर दिया है। ट्रेड, फॉरेन कोलैबोरेशन, एक्सपोर्ट, मतलब बड़े बड़े मुद्दे, सेलफोन, कंप्यूटर का, पेजेस, ठीक है, बहुत सारी प्रोग्रेस हमने कर दी है। पर अब नीचे क्या लिखा है, वो है महत्वपूर्ण और मजाक की बात, हमारी सरकार पर एक टिप्पणी, जो हमारी अभी तक सरकारें आई हैं जो विकास के बड़े बड़े दावे करती हैं, उनके ऊपर क्या टिप्पणी है। एंड नाउ वी आर डिटरमाइंड टू रिमूव पॉवर्टी, प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, फूड, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। तो हमने इंडस्ट्री लगा दी है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर दी है, सेक्युलरिज्म आ गया, इक्वालिटी आ गई है, एकता आ गई है, मोबाइल फोन्स, कार्स एक्सेट्रा। देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, पर जो छोटी छोटी बातें हैं और जिससे डायरेक्टली एक आम आदमी या एक गरीब आदमी अफेक्ट होता है, जैसे कि गरीबी दूर करना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, फूड, ये सब प्रोवाइड कराना, ये इसके लिए हम डिटरमाइंड हैं, इसके लिए हम लगे हुए हैं। जो चीज़ें सबसे पहले होनी चाहिए थी उसके लिए हम आज भी लगे हुए हैं और वादे पे वादे करते जा रहे हैं। और जिन चीज़ों की ज़्यादा या डायरेक्ट नीड नहीं है किसी गरीब आदमी या आम आदमी को, वो सारी हम अचीव करने का क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सटायर है और बहुत सारे आम आदमियों की प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ एक मुद्दा उठाने की कोशिश की है आर के लक्ष्मण जी ने, और ये भी बताने की कि हमारे लीडर्स हमें क्या क्या चीज़ें देने का क्लेम कर रहे हैं और जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सो moving on to the assignment, here we have question number first, explain the merits of a democracy. Question number 2, what are the major demerits of a democracy? Question number 3, what is representative democracy? Question number 4, explain the meaning of democracy in your own words. अपने शब्दों में डेमोक्रेसी का मीनिंग लिखें। पहले वाले दोनों क्वेश्चंस को हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, पर मैं ये चाहता हूँ कि जो मेजर जो डिसीजंस हैं बाय इलेक्टेड लीडर्स है, या वन वोट वन वैल्यू है, वन पर्सन है, या बहुत सारे फीचर्स जो हमने पढ़े, ठीक है, तो ब्रॉडर सेंस में आप उनको, उन मेरिट्स को, डीमेरिट्स को क्या सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है और अपने शब्दों में आप एक्सप्लेन करें डेमोक्रेसी का मतलब, ठीक है। तो पहले दोनों क्वेश्चंस को यू चूज टू स्किप ऑल्सो, क्योंकि बार बार हम उसको नहीं करेंगे। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को आप कंप्लीट करें। सो this was all from my side for today and a recap and conclusion of the chapter. So I hope you understood democracy. Democratic setup is not only for the government, but also it is a very good value and view in the daily lives of people and the offices which are running, the institutions which are running in the country, to understand that democracy is very, very important. So I hope you understood the chapter well, and particularly this topic and this slide. If you understood it well, please do like the video and share it with your friends so that they can also be benefited from the discussion, from the learning which we have done today. You can also give your valuable comments and suggestions for improvement in the video and improvement otherwise in any of the aspects related to learning. You can give your valuable comments. You can also criticize. Remember, we are a democratic setup.
So you can criticize, you can oppose, you can give valuable suggestions with the help of comments. And last but not the least, please don't forget to subscribe so that I am inspired to make more and more videos for you. Thank you and have a nice day.